IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवाई जा रही है सिंगेज बुक के थ्रू, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, गेट नोट्स, वहाँ क्लिक करके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपका 7th चैप्टर चल रहा है इलिप्स, आई होप आपको बेसिक्स याद हैं। हमने एक डिटेल्ड डिस्कशन किया है इस बारे में कि इलिप्स में इस तरह की केसेस कि सर अगर ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, अगर आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो, या उल्टा कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स आपके एक्स और वाई एक्सिस हो, तो किस तरीके से इक्वेशन बनती है, इसेंट्रिसिटीज़ में क्या रिलेशन होता है और किस तरीके से चीज़ें बिहेव करती हैं, वर्क करती हैं, उसका एक अच्छा डिटेल्ड डिस्कशन हमने अभी तक किया है। उन्हीं सारी बातों को कंटिन्यू करते हुए और आगे लेकर चलते हैं और कई सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये चीज़ वर्कआउट होती है। आई होप आप जानते हैं हम सिंगेज मैथमेटिक्स बुक, जो कि आपके पूरे 11th-12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को 5 सेक्शंस, 5 किताबों में डिवाइड करती है। कैसे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हम कर रहे हैं, जिसका 7th चैप्टर इलिप्स आपका चल रहा है। इसके बाद हम शुरू करेंगे कैलकुलस, फिर हम शिफ्ट होंगे वेक्टर्स इन 3D, फिर हम आएंगे अलजेब्रा पर और आखिर में ट्रिगो। तो इस तरीके से आपकी सारी बुक्स को हमने प्लान किया है और एक एक करके हर एक चैप्टर को, हर एक कंसेप्ट को इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करेंगे। एक्सरसाइजेस के थ्रू हर वैरायटी के क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेंगे और फाइनली JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ उन्हें कल्मिनेट करेंगे। देखते हैं आज आपके लिए चीज़ें कंसोलिडेट करने के लिए किस तरीके से चीज़ें होती हैं, बनती हैं, क्रिएट की जाती हैं। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, हमें क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ढूंढनी है हाइपरबोला की। ठीक है सर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये 4 केसेस आपको बनाकर उन्होंने दे दिए हैं और एक एक केस में हमें ढूंढते चले जाना है। अगर मैं पहले केस की बात करता हूँ तो वो क्या लिख रहा है, पढ़िए जरा। वो 2 बातें कह रहा है। एक तो वो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है सर, वो कितनी दे रहा है, वो 16। सर ऐसा तो हम कुछ सोच पा रहे हैं, इसको कुछ वर्कआउट कर लेंगे। और एक और बात उसने कह दी आपसे, इसेंट्रिसिटी उसने कह दी है √2। क्या आप सोच सकते हैं इस केस में कैसी चीज़ें बन रही होंगी? आप सोचो सर। पहली बात तो स्टैंडर्ड केस है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं और हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। जितना वो कहेगा उतनी ही बातें करेंगे। तो उसने क्या कहा, उसने कहा डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ हाइपरबोला। अब हाइपरबोला की अगर मैं आपको सारी बातें याद दिलाऊं तो क्या आपको याद आ रहा है? सर -AE,0 और AE,0 एक स्टैंडर्ड केस की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस केस में हम जानते हैं, बड़ी बेसिक सी बातें, अगर आप कुछ भी भूल रहे हो, कुछ भी मिस कर रहे हो, तो एक बार क्विकली मैं सारे पार्ट्स ड्रॉ कर देता हूँ ताकि इसे हम एज अ रेफरेंस यूज करते हुए सारी चीज़ें रिकलेक्ट कर लें, इन केस इफ़ यू हैव फॉरगॉटन एनीथिंग एट ऑल। आई होप यू रिमेंबर। ये आपका क्या हो रहा था सर, ये आपका बन रहा था y एक्सिस और ये x एक्सिस, और इसमें हम ये जानते हैं कि आप इसे फिलहाल अभी ट्रांसवर्स एक्सिस कह लें अगर x एक्सिस को, तो आप इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना। मुझे लिखने की मेरे ख्याल से अब ज़रूरत नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स बना लेता हूँ तो सर ये है अगर आपकी पहली डायरेक्ट्रिक्स, तो ये रहेगी आपकी दूसरी डायरेक्ट्रिक्स। मोटा मोटा सा आइडिया मैं लेना चाह रहा हूँ, ज़्यादा कोई विशेष नई चीज़ें मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। और इस तरीके से सर मान लो ये आपका अगर इलिप्स है ना, तो यहाँ पर ये अगर ये हाइपरबोला है तो इस तरीके से आपका हाइपरबोला क्रिएट हो रहा होगा। इनकेस अगर मुझसे कहीं भी एलिप्स वर्ड यूज हुआ है तो आप याद रखिएगा हम चैप्टर 7 हाइपरबोला कर रहे हैं, एलिप्स नहीं, है ना। अब अगर मैं आपसे सीधे सीधे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए बात आगे बढ़ाऊं तो क्या निकल कर आता है, गौर से सुनिएगा सर। एक बहुत ज़रूरी सी बात हमारे सामने समझ आती है, वो क्या, देखो फोकस यानी दोनों फोकाई की अगर मैं बात करूँ तो सर ये होगा आपका -AE,0, है ना। और ये वाला फोकस क्या होगा भाई सर, ये होगा आपका AE,0। In case had I asked you or talked about the directrix, what would you have said? सर हम कहेंगे x is equals to A/E, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। x is equals to -A/E, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। कोई और खास बात इसमें, मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी विशेष बात अब है नहीं। इनकेस अगर आपसे कोई पूछता है ये वाला पॉइंट, तो आप वर्टेक्स क्या कहते हैं, A,0, और इस वर्टेक्स को आप क्या कहते हैं, -A,0। इस तरीके से हम कहानी पूरी कंटिन्यू करेंगे। तो इसे एज अ रेफरेंस यूज़ करते हुए हम ये सारे क्वेश्चंस एक एक करके ट्राई करते चले जाएंगे। अब जो पहला पार्ट है हमारा, क्वेश्चन के पहले पार्ट को ट्राई करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है वहां पर। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। अब अगर मैं दोनों फोकाई के बीच के डिस्टेंस के लिए इसे एज अ रेफरेंस यूज करूँ तो देखो आप, ये डिस्टेंस कितनी है, ये आपका सेंटर है जो कि ओरिजिन है, जिसे आप 0,0 कहते हैं। तो इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस है AE और ये डिस्टेंस है AE। आई होप आपको सीधे सीधे बातें याद आ रही है कि दोनों फोकाई के बीच की जो डिस्टेंस होगी सर वो होती है 2AE। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और इस दौरान अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या
दोनों फोकाई जो हाइपरबोला की है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है सर? वो है 16। यानी यहाँ से अगर मैं कंक्लूड करूँ तो क्या मुझे AE 8 नजर आ रहा है? ठीक है, अच्छी बात है। उसने एक काम आसान आपका कर दिया है, कह दिया है कि इसेंट्रिसिटी √2 है। अगर आपसे कोई कहता है कि इसकी इसेंट्रिसिटी √2 है तो आप क्या कहेंगे? सर मेरे ख्याल से मैं बहुत आराम से अब चीज़ें निकाल सकता हूँ। आप देखो √2 अगर यहाँ रखता हूँ तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? A की वैल्यू होगी 8/√2, है ना। अब इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो 4 इंटू √2 इंटू √2, एक √2 से √2 कैंसिल, तो 4 टाइम्स √2, तो आपका A जो आता है वो 4 टाइम्स √2। इसेंट्रिसिटी आपको पता है। क्या सर हम किसी तरीके से B तक पहुंच सकते हैं? कोशिश की जा सकती है, गौर से देखिएगा। B तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे सर? हमने पढ़ा है फॉर्मूला दैट इसेंट्रिसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1+। अगर मैं स्टैंडर्ड ही केस की बात कर रहा हूँ तो वो कुछ ऐसा दिखता है ना। वैसे एनीवे आप सीधे B² को ही फिगर आउट कर सकते हैं, बट अगर चीज़ें आपको ऐसे सोचनी है तो ऐसे सोच लीजिए। कैसे? ध्यान से देखिएगा भाई। बाय द वे B² क्या होगा? गौर से देखो सर, B² बड़ा सॉर्टेड सा एक्सप्रेशन होगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो हम सिर्फ क्या करेंगे, एक छोटा सा काम। आप चाहें तो A² को यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आइए। आई होप आपको ये वर्जन याद है। एक और इसेंट्रिसिटी B और A में रिलेशन आपको दिखेगा जो मैं एक बार क्रिएट करके आपको बता रहा हूँ। आप याद रखेगा, ये ना याद रहे तो वो, बाकी दोनों ही याद रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों इंटरचेंजेबली कहीं ना कहीं कोई ना कोई सा यूज होता रहता है ना। तो अगर आप A² यहाँ मल्टीप्लाई करें तो A² + B² अपॉन A²। यहाँ मल्टीप्लाई किया तो सोच के देखो ये हो जाएगा A² E² माइनस A² इज इक्वल टू B²। जैसे टेक्निकली अगर आप A² कॉमन ले लें तो ये क्या दिखेगा सर? ये दिखेगा E² - 1 टाइम्स कितना? A² इज इक्वल टू B²। तो हम अक्सर इसे या इसे यूज करता हुआ पाएंगे। अब अगर मैं सीधे सीधे आपसे पूछूं कि देखो भाई इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी है? √2 का स्क्वायर 2, 2 - 1 1। A² कितना सर? A²। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बड़ी क्रूशियल सी बात नजर आएगी। द मोमेंट समबडी सेज टू यू कि इसेंट्रिसिटी आपकी √2 है, क्या आपको याद आया? इसेंट्रिसिटी अगर √2 है, ये आपको स्ट्राइक करना चाहिए सर। उस केस में या तो ये इसे आप कह लें इक्विलैटरल हाइपरबोला, या फिर आप इसे कह लें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप देखो ध्यान से, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे ही आपकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आप √2 यहाँ पास करते हैं तो √2 का स्क्वायर 2, 2 - 1 1, और 1 जैसे ही आता है तो A² इज इक्वल टू B², यानी A और B इक्वल हैं। और अगर A और B इक्वल हैं तो सर अगर आपके एलिप्स की इक्वेशन में A और B इक्वल हों तो बहुत आसान सी बात है, आप इसकी इक्वेशन बहुत आराम से लिख सकते हैं। क्या? याद करिए, x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B², जो कि A² ही होगा, इज इक्वल टू 1। तो हो जाता है x² माइनस y² इज इक्वल टू A², और 4√2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2, दैट्स 32। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस इक्वेशन। कहीं पर भी कोई डाउट, कहीं पर भी कोई परेशानी? आई थिंक ये एक आसान सा क्वेश्चन था जो आप सब समझ पाए, इसमें कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है। याद रखिएगा, बात याद रखने योग्य यह है कि अगर इसेंट्रिसिटी √2 है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है सर। उस केस में आप आराम से इस बात पर काम करिए कि आपको अब हाइपरबोला की अगर A की वैल्यू निकल जाए तो आप A और B सेम रखेंगे, क्योंकि इसेंट्रिसिटी अगर √2 है तो ये आपका रेक्टेंगुलर या फिर आप इसे कह लें इक्विलैटरल हाइपरबोला होगा, जहाँ पे A और B दोनों ही सेम होते हैं। याद रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। वो क्या लिख रहा है सुनिए ज़रा। Vertices of hyperbola are ±4,0 and foci of the hyperbola are ±6,0। अब सोच के बताओ इस केस में क्या हो रहा होगा सर? अगर वर्टाइसेस है +-4, आप देखो ना ध्यान से, वर्टाइसेस क्या है सर? A,0 और -A,0, तो शायद A पता चल रहा है, और फोकाई भी पता चल रहा है सर +-6,0। आई थिंक सॉर्टेड सा एक्सप्रेशन है सर, कहीं नहीं जा रहा है क्वेश्चन भी। अगर इसमें मैं ढूंढूं तो A की वैल्यू कितनी है? उसने कहा ना आपसे, जो हमारे लिए वर्टाइसेस होती हैं +-A,0 होती है, उससे वो कह रहा है क्या? +-4,0। और जो हमारे लिए फोकाई होती है वो होती है +-AE,0, और उससे वो क्या कह रहा है? वो उसे कह रहा है 6,0। आई थिंक सर अब तो मैं हर एक चीज़ निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से। बस आपकी ये अंडरस्टैंडिंग चेक की जा रही है कि आपको डेफिनेशंस पता है या नहीं। तो आप यहाँ से निकालेंगे कि सर A की वैल्यू आती है 4 और AE की वैल्यू आती है 6, है ना। यहाँ से अगर मैं E की वैल्यू निकालता हूँ तो हो जाएगी 6/4, यानी कितना? 3/2। और क्लियर सी बात है सर, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अभी क्या, अगर E और A पता है तो क्या B² निकाल सकते हैं? याद करिए B² क्या होता है सर? B² जस्ट अभी डिस्कस किया, वो होता है B² इज इक्वल टू A² टाइम्स E² - 1। आई होप ये फॉर्मूला अब आपको याद है। तो अगर मैं इस दरमियान आपसे चीज़ें पूछूं तो A² कितना होगा सर? A² होगा 4 का स्क्वायर कितना? 16। E² कितना होगा सर? E है 3/2, 3/2 का स्क्वायर कितना? 9/4। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये होगा 9/4 - 1, है ना।
इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब अगर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो गौर से देखिएगा 9 माइनस 4 कितना 5, तो ये हो जाएगा 5/4, तो ये हो जाता है 16 इंटू 5/4। क्या आप देख पा रहे हो बी स्क्वायर की वैल्यू क्लियर सी सर मुझे दिखाई दे रही है, 4 का 16 4 टाइम्स और 5 इंटू 4 20, तो बी स्क्वायर कितना आता है सर, बी स्क्वायर टर्न्स आउट टू बी 20। और अगर बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे 20 दिखाई देती है तो आई थिंक अब तो सॉर्टेड है कहानी। कैसे सॉर्टेड है गौर से देखिएगा। अगर अब आपसे हाइपरबोला की इक्वेशन पूछी जा रही है, फोकाई देख ही पा रहे हो और वर्टेक्स देख लो, जहां जो देखना है देख लो। ये एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला है x² यानी 16 माइनस y² बी स्क्वायर यानी 20। अच्छा यहाँ पे a और b में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस चेंज होगा या नहीं। यहाँ पे ट्रांसफर और कॉन्जुगेट डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है कि अगर इसे मैं 1 फिक्स कर दूं तो जिसके आगे पॉजिटिव साइन लगा है वो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस बनाएगा। आई होप आपको ये बात याद है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन में वो क्या लिख रहा है, वो कह रहा है फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। इस बार कुछ तो बदला है अगर आप ध्यान से देख पाए तो। इस बार फोकाई सर उसने बदल दिया अगर आप ध्यान से देख पाओ तो। उसने कहा है ये जो आपका हाइपरबोला है ये किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होता है। ठीक है सर, सारी चीजें सोच लेंगे, एक एक करके सोचते हैं और देखते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। बात करते हैं, ध्यान से देखिए। फोकाई ऑफ द हाइपरबोला आर 0, प्लस माइनस √10, ठीक है, एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। इस डेटा को यूज करेंगे, पर इसको देखो आप, कहना से ये लिखा हुआ है 0, √10 एंड 0, -√10। तो इस बार अगर फोकाई अगर आपकी y एक्सिस पर है यानी आपका ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ है, वो y एक्सिस पर है, यानी इस बार जो आपकी इक्वेशन बन रही होगी, जो हाइपरबोला की इक्वेशन बन रही होगी, वो क्या बन रही होगी गौर से देखिए सर। वो होगी टेक्निकली x² माइनस y² लेकिन इज इक्वल टू 1 की जगह -1 होगा। क्यों? क्योंकि इस बार ट्रांसवर्स एक्सिस आपका y एक्सिस है। आई होप आप भूले नहीं है। अब सुनिएगा ध्यान से। अब कोई अगर आपसे कहे फोकाई, तो अब जो फोकाई बनेंगी वो होंगी 0, ±be। और ये उन्होंने कितनी दी है भाई, ये उन्होंने आपको साफ साफ लिख कर दी है 0, ±√10। तो 0, ±√10 इज व्हाट दे हैव रिटन एज द फोकाई। आई थिंक कुछ तो यहाँ से निकल कर आएगा, बिल्कुल निकलेगा। इसेंट्रिसिटी को लेकर कोई विशेष जानकारी अभी तक तो नहीं दी गई है, बट जितना दिया है उस बेसिस पर बात करते हैं। सर बी आपका कितना आ रहा है, बी जो निकल कर आ रहा है भाई वो आ रहा है √10। ओके, नाउ व्हाट। अब मेरे ख्याल से इस बार इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। आई होप आप अब कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। इसेंट्रिसिटी में बस एक मोटा मोटा बदलाव जो आएगा वो ये कि इस बार जो इसेंट्रिसिटी होगी आपकी, उसका स्क्वायर अगर मैं सीधे से लिखूं तो होगा 1+, अब b²/a² नहीं, इस बार होगा वो 1+a²/b²। आई होप ये बातें आपको याद हैं, बहुत अच्छे से याद हैं। अभी क्या सर, अब अगर आप ध्यान से देखें तो शायद यहाँ से कुछ आपको स्ट्राइक कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो समझना ध्यान से। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ सर b² को यहाँ मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखना, तो शैलाई से ये हो जाने वाला है b² e² इज इक्वल टू b² + a²। आप समझ पा रहे हो ना हमने क्या किया है। आई होप आप समझ पा रहे हो। अब मेरा आपसे महज इतना सा कहना है कि b² + a², b² e² कहना है से वो √10 के स्क्वायर यानी 10 के इक्वल होगा। यानी आप लिख सकते हो क्या कि सर a² + b² इज इक्वल टू 10। यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि b² इज इक्वल टू 10 - a²। तो अगर मैं अपने हाइपरबोला की इक्वेशन को रीराइट करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा x² a² को तो मैं a² ही रखता हूँ बिना कुछ चेंज किए, ज़्यादा बदलाव लाए। लेकिन b² को मैं किससे रिप्लेस करता हूँ, मैं b² को रिप्लेस कर देता हूँ किससे, 10 - a² से। क्या आपको फॉर्मूला और अप्रोच और आइडिया समझ आ रहे हैं हम क्या करने वाले हैं। अब अगर आप इस इक्वेशन में देखो तो x और y को भी मैं रिप्लेस कर सकता हूं कुछ वैल्यू से, क्योंकि सर ये हाइपरबोला 2, 3 से पास होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में 2, 3 पास करता हूँ तो देखो 2 का स्क्वायर कितना 4, सो दिस इज गोइंग टू बी 4/a² माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, तो ये कितना होगा भाई, ये होगा 9/10 - a²। डिड यू ऑल गेट दैट, इज इक्वल टू -1। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आई थिंक नहीं है। अब अगर बात आगे बढ़ाएं तो सर इसी पार्ट पर काम करने की कोशिश करते हैं और चीजें वर्कआउट करते हैं। देखो ध्यान से, 4 × 10 - a², तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये होगा 40 - 4a²। डिड यू ऑल गेट दैट, आई होप ये बात समझ आ रही है आपको। 40 - 4a², यही लिखा है हमने। आगे सुनिएगा, नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, अगर मैं a² को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आता है -9a², है ना। तो ये कितना आता है भाई, ये आता है सर -9a² डिवाइडेड बाय, गौर से सुनिएगा, डिवीजन में आएगा a² टाइम्स 10 - a², और जब मैं इसे इधर ले जाऊंगा तो -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ध्यान से देखना
क्या मैं -1 से इसे मल्टीप्लाई जब करूंगा तो a स्क्वायर माइनस 10 हो जाएगा, तो टेक्निकली a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 10 यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो ये क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पर हम लिख रहे हैं a स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर माइनस 10। इफ यू ऑल आर कंफर्टेबल विद व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, एवरीवन विद मी सो फार। अब अगर मैं वैल्यूज निकालता हूं तो गौर से देखिएगा सर, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है, बिल्कुल है। तो देखो 40 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा है 9 और -4, तो ये हो जाता है -13 a स्क्वायर। और क्या, गौर से देखो, ये हो जाता है a टू द पावर 4 और ये हो जाता है -10 a स्क्वायर। आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ये पूरा पार्ट उठा के वहाँ शिफ्ट करते हैं, तो मुझे a टू द पावर 4 -13 उधर आया तो +13, 13 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 3, सो दिस इज गोइंग टू बी 3a स्क्वायर, और ये 40 उधर गए तो -40। मुझे आपसे इस बात में हेल्प चाहिए कि आप मुझे दो ऐसी टर्म्स बताएं जिनका प्रोडक्ट होता हो 40, आई वुड से -40, और उनका सम आता हो 3। डिड यू ऑल गेट द क्वेश्चन? आई थिंक सर 8 और 5 पर बात बन जाएगी, आप अगर सोच पा रहे हो, क्योंकि 8 × 5 40 होता है, और 8 और 5 से मैं 3 बना लूंगा। तो गौर से देखिएगा हम कैसे सोचेंगे। मैं इस पार्ट को थोड़ा रीराइट करता हूँ, ध्यान से देखो सर। a टू द पावर 4 को तो मैं ऐसे ही रखता हूँ, 3a स्क्वायर को अगर मैं लिखता हूँ 8a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर माइनस 40, तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो चीज़ों में कुछ खास बड़े बदलाव नहीं है, पर अब चीज़ें मुझे कुछ अच्छी सी दिख रही हैं। कैसे अच्छी सी दिख रही हैं? यहाँ से लिया a स्क्वायर कॉमन, अगर यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लिया तो फैक्टर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 8। क्या आप सभी को दिख रहा है? आई होप आप सभी को दिख रहा है। सेम बात यहाँ पर भी, अगर मैं a स्क्वायर प्लस 8 बनाना चाहता हूँ तो शैलाई से मुझे -5 कॉमन लेना चाहिए, तो a स्क्वायर -5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 5 is equal to 0. Did you all get that? I hope no one is confused with whatever I have written so far. बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपसे कह रहा हूँ। यहाँ पर से a स्क्वायर कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस 8, अगर यहाँ भी a स्क्वायर प्लस 8 बनाना चाहा तो हमने -5 कॉमन लिया, तो उस वजह से जो दूसरा फैक्टर बनेगा वो बनेगा a स्क्वायर -5। अब अगर मैं देखूँ तो क्या a स्क्वायर प्लस 8 कभी 0 हो सकता है? सर ये एक नॉन नेगेटिव वैल्यू है, उसमें 8 ऐड कर दिया तो ये डेफिनेटली आपका 0 नहीं बनेगा, इसका ही स्कोप है। तो यहाँ से हम a स्क्वायर की वैल्यू निकाल पाए कितनी, 5, एंड द मोमेंट आई गेट a स्क्वायर का वैल्यू 5, आई थिंक बड़ी सॉर्टेड सी बात है सर, आप b स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। कितनी? देखो भाई 10 - 5 कितना, 5। और अगर आपको पता चला कि a स्क्वायर और b स्क्वायर 5 हैं तो कुछ मज़ेदार सी बात हो रही है आपके सामने, आपको याद आ रहा हो तो। ये इक्विलैटरल या रेक्टेंगुलर आपको हाइपरबोला दिख रहा है, यानी अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगी सर, वो होगी फाइनली x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस y स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू -1। और इसे अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, क्या, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -5, या फिर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू +5। आई होप ये एक बड़ा आसान, सॉर्टेड और डायरेक्ट सा क्वेश्चन था जिसमें कोई बहुत विशेष टास्क आपने नहीं किया, पर हाँ सर चीज़ें कुछ इस तरीके से करनी थी। क्वाड्रेटिक में थोड़ा वो लेकर गया आपको, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आई होप ये तीनों पार्ट आपको समझ आए हैं बिना किसी फ्लक्चुएशन, डाउट, हेजिटेशन के। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ हाइपरबोला फ्रॉम द फोकाई आर 3 and 1। थोड़ी अजीब सी बात कह रहे हैं सर, इस बात में समझ नहीं आ रहा है वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। आप याद करो, ऐसा हमने पढ़ा है, अगर मैं आपको पूरी कहानी दोहराऊं तो क्लिक हो गई होगा, बट आप याद करो हमने बहुत अच्छे से इस बात को समझा था कि इस बात को बहुत अच्छे से वर्कआउट किया जा सकता है। याद करो वो क्या कह रहा है, इस पॉइंट को पढ़ो, डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ हाइपरबोला फ्रॉम द फोकाई आर 3 and 1। आप ऐसे सोचो, गौर से देखना, मैं एक वर्टेक्स चुनता हूं यहां पर कहीं ना कहीं, लेट्स से यहां, है ना, मान लो मैंने वर्टेक्स चुनी, है ना। एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस वर्टेक्स की इस फोकस से डिस्टेंस कितनी है सर? ये इसको कैसे देखेंगे, देखो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, AE, और ये जो डिस्टेंस है कितनी है, A। तो इन दोनों के बीच की अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं तो ये डिस्टेंस कितनी है, सोच के बताओ सर। ये डिस्टेंस होगी AE माइनस A, ये डिस्टेंस कितनी होगी, AE माइनस A। इसी वर्टेक्स की दूसरे फोकस से डिस्टेंस, गौर से देखिएगा सर, सीधी सीधी सी बात है, सेंटर से इस फोकस की डिस्टेंस कितनी है सर? डिस्टेंस तो ये भी AE ही है, तो ये डिस्टेंस AE और ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A, आई होप आप देख पा रहे हो। अगर इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दें, अगर इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दें तो आपको टेक्निकली ये डिस्टेंस मिल जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो ये कितनी हो जाएगी सर? ये होगी AE प्लस A। आप बात समझ पाए? बहुत आसान सी बात है, मैंने कहनी चाहिए
एक डिस्टेंस आई है ए ई प्लस ए और एक डिस्टेंस आई है ए ई माइनस ए। आई थिंक बात बन गई है ना। आई होप मुझे सिखाने कहने या बताने की जरूरत नहीं, कौन सा वाला आप ए ई माइनस ए लेंगे और कौन सा वाला आप ए ई प्लस ए लेंगे, है ना। तो अगर मैं आपसे बात करूं सीधी सीधी सी भाई, ए ई प्लस ए तो वो कितना आ रहा है सर, वो आ रहा है 3। और मैं अगर आपसे पूछूं ए ई माइनस ए तो वो कितना आ रहा है 1। डिड यू ऑल गेट दैट? आई होप यहाँ तक तो कहानी सॉर्टेड सी आपको नज़र आ रही है। अब एक छोटा सा काम करते हैं सर, ध्यान से गौर से सुनिएगा। मैं ए को एलिमिनेट करने के बजाय ए ई को एलिमिनेट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, प्लस तो ये नेगेटिव है ना। तो ये क्या बनेगा, देखो ए ई से ए ई कैंसिल, तो ए प्लस ए कितना 2a इज इक्वल टू 2। तो ए की वैल्यू कितनी आती है 1। अब जो ए की वैल्यू 1 आई है, अगर मैं उसे यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ तो देखो ध्यान से क्या निकल कर आता है सर। ए की वैल्यू 1 आते ही यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, तो ये e प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो e कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2। एसेंट्रिसिटी आपकी आ गई है 2। अगर आपके पास a की वैल्यू है, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू है, तो क्या मैं b ढूंढ सकता हूँ सर? मुझे पता है e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, अगर मैं एक स्टैंडर्ड एलिप्स ही एज्यूम करते हो, चलो अभी तो कुछ ऐसा बनता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या सोचना है सर, इसमें आप सीधे सीधे वैल्यूज पास करिए। देखिएगा ध्यान से, आपको ई पता है क्या सर, 2 का स्क्वायर कितना 4 इज इक्वल टू 1, है ना, प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर पता है क्या, नहीं पता है। ए स्क्वायर पता है क्या सर, ए की वैल्यू 1 है तो वो 1 है ना। 4 माइनस 1 कितना 3, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है 3। तो सर बी स्क्वायर पता चल गया, बिल्कुल। ए स्क्वायर पता चल गया, बिल्कुल। तो क्या मैं हाइपरबोला की इक्वेशन लिख सकता हूँ बहुत आराम से सर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो कि कितना होगा 1, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो कि कितना है 3 इज इक्वल टू 1। और इस तरीके से आप इसको वर्कआउट करेंगे। क्या ये एक बहुत टफ, बहुत मुश्किल, कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो आपको नहीं पता था? इसमें कौन सी ऐसी बात थी जो आपको नहीं पता थी? हर एक बात का आंसर होगा अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से स्टडी किया है। इसमें अगर आपको हर एक पॉइंट की एक अच्छी जानकारी है, अगर आप हर एक बात को अच्छे से जानते हैं, इनकेस अगर लेटस रैक्टम से भी कुछ निकाला जाता, इनकेस अगर उससे भी रिलेशन आता, तो लेटस रैक्टम की लेंथ भी आप भूले नहीं हो 2b स्क्वायर अपॉन ए, और यही लेंथ आपकी एलिप्स में भी होती है। तो मेरा यकीन करिए एलिप्स और हाइपरबोला में टर्म्स वाइज कोई खासा फर्क नहीं है। आप बात समझ रहे हो ना? तो अगर आपने एलिप्स को अच्छे से समझा है, शेप वाइज बस हाइपरबोला एक अलग शेप है, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं काफ़ी हद तक। याद रहेंगी ये सारी बातें, भूलोगे तो नहीं। चलो, अगर अब आपको एलिप्स की एक हाइपरबोला की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है, इनकेस मैंने कहीं पर भी हाइपरबोला को एलिप्स वर्ड से रिप्लेस कर दिया, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ दिस थिंग कि वो थोड़ा सा सबकॉन्शियसली अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर हमारा एलिप्स था, है ना। यहाँ पे कहीं कहीं हो सकता है मैं गलती से हाइपरबोला को एलिप्स कह दूँ, तो आप माइंड मत करिएगा, आप समझ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो मतलब समझ ही जाओगे ना कि मेरे मुँह से वो गलती से निकल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है, कहीं भी चीजें समझ आ रही हैं। इस क्वेश्चन में वो क्या लिख रहा है वो समझो। देखो, फाइंड द एसेंट्रिसिटी, सर एसेंट्रिसिटी ढूंढनी है, ठीक है, ऑफ द हाइपरबोला गिवन बाय दीज इक्वेशंस। तो वो कह रहा है x इज इक्वल टू e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t बाई 2, ठीक है, और y को वो कह रहा है e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t बाई 3, और t कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप यहाँ पर एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो क्या? मैं पहले तो जो इसने पैरामेट्रिकली लिखा है, सर आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि हाइपरबोला में पैरामेट्रिकली चीज़ें इस तरीके से लिखी जाती है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ पर उसने जैसा भी लिख कर दे दिया है, क्या इससे हम कुछ अपना दिमाग लगा सकते हैं? सर कोशिश कर सकते हैं, चलिए कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक बात बताओ, ये लिखा है e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t, ये 2 को इधर लेकर आए तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t। आई होप ये बात आप समझ पाए। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले पार्ट की बात करूं, तो दूसरे वाले पार्ट में क्या होगा सर? ध्यान से देखो, इधर लिखा तो 3 को इधर लाए तो क्या 3y इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t। करना क्या चाह रहे हो आप सर? गौर से देखो, अगर मैं इसे स्क्वायर करता हूँ, अगर मैंने इसे स्क्वायर किया, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हमने स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा? गौर से देखो सर, लेफ्ट हैंड साइड पे 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कितना a स्क्वायर, तो e टू द पावर t का स्क्वायर कितना e टू द पावर 2t, क्योंकि e टू द पावर t का होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर e टू द पावर माइनस t का स्क्वायर है, e टू द पावर माइनस 2t, प्लस ये है a प्लस बी का स्क्वायर, तो 2ab, तो e टू द पावर t टू द पावर माइनस t 1, तो कितना बचेगा 2। कोई दिक्कत तो नहीं? गौर से देखिएगा, इस वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, फिर वही बात, 3y का स्क्वायर कितना सर? ये टेक्निकली आता है 9y स्क्वायर, ओके। और अगर यहाँ पर बात की जाए तो फिर वही बात, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो e टू द पावर t का स्क्वायर कितना e टू द पावर 2t, e टू द पावर माइनस t का स्क्वायर कितना e टू द पावर माइनस 2t। अब आएगा माइनस 2ab
-2ab यानी -2 इंटू दिस तो हो जाता है -2। कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई तरीका जिससे मैं e⁻2t और e⁻−2t को हटा पाऊं? सर देखो ना, आप यहाँ और यहाँ दोनों जगह चीज़ें आपको दिख रही होंगी। आप क्या करो, आप इस इक्वेशन में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। आप बात समझ पा रहे हो क्या? तो जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, माइनस माइनस है ना, माइनस और ये प्लस हो जा रहा है। अब गौर से देखिए सर, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिखेगा 4x² माइनस 9y²। बिल्कुल सही बात है। राइट हैंड साइड पर दिस गेट्स कैंसल्ड एंड 2 + 2 टर्न्स आउट टू बी 4। आई थिंक सर जीवन आसान हो चुका है अगर आपको दिख नहीं रहा है तो। ये क्लियर से उस एलिप्स की इक्वेशन है जो कि पैरामीट्रिकली उसने इस तरीके से लिखी थी। इसमें अगर आप और सिंप्लीफिकेशन बनाना चाहें तो कोई मुझे आपत्ति नहीं होगी, आप उठा के ले आएगा 4 को यहाँ पर, वहाँ सामने 1 आ जाएगा और ये स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन आपकी बन जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही है सर। उसने तो आपसे ये सब नहीं पूछा था, उसने इसेंट्रिसिटी पूछी थी और आप खबरदार ई को इसेंट्रिसिटी मान ले, तो ये ई नहीं निकालना है। इसेंट्रिसिटी इस इक्वेशन से आएगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या दिख रहा है? 4x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 4। 4x² अपॉन 4 माइनस 9y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। और अगर मैं इसे थोड़ा भी सिंप्लीफाई करूँ तो क्या दिखता है? ध्यान से देखो, 4 से 4 कैंसिल, तो ये बचेगा x² अपॉन 1। यहाँ पे 9/4 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? सोच के देखो भाई, y² अपॉन 4/9, और 4/9 को मैं 2/3 का होल स्क्वायर लिख दूँ तो चलेगा क्या? और इसे मैं 1 का स्क्वायर लिख दूँ तो चलेगा क्या? अब आप देखो ध्यान से, आपको खुद नजर आएंगी बातें कि सर देखो, ये 1 अगर आपका a है और 2/3 अगर आपका b है, यानी टेक्निकली a² और b² आपको पता है, तो इसेंट्रिसिटी क्या होगी? सर स्टैंडर्ड एलिप्स से कुछ नहीं बदला है ना, यहाँ -1 नहीं है, तो स्टैंडर्ड एलिप्स यानी a² विल बी 1 + b² अपॉन a²। e² विल बी 1 + b² कितना है सर? वो है 4/9, और a² कितना है सर? वो है आपका 1। तो ये कुछ ऐसा रहा, ये e² है बाय द वे, है ना। तो e² कितना आएगा? गौर से देखो, 9 + 4 कितना सर? वो जाता है 13/9, और अगर 13/9 का अंडर रूट लिया तो ये जाता है √13/3। तो ये जो होगी टेक्निकली आपकी इस एलिप्स की इसेंट्रिसिटी होगी, एक सॉरी हाइपरबोला की। मैं अगर गलती से एलिप्स कह दे रहा हूँ तो माइंड एवरीवन, वो एलिप्स नहीं है, वो हाइपरबोला ही है, याद रखिएगा। तो ये जो हाइपरबोला आपको दिया है, इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी आएगी? ई। यकीन करिए ये एक बहुत आसान, मज़ेदार और बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है। बस ट्रिकी पार्ट ये कि आप ये पार्ट सोच पाएँ कि आप इन्हें थोड़ा ऐसा रीअरेंज करिए और फिर स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बात बन जाएगी। कोई टफ, कोई मुश्किल, कोई विशेष बात तो नहीं थी। आई होप आपको पता है, चीज़ें बहुत स्मूथ, चीज़ें बहुत सॉर्टेड सी चल रही है। हम सिंगेज मैथमेटिक्स बुक के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं, आपको याद है ना? सिंगेज मैथमेटिक्स का जो पैकेज है, इसी बुक से क्यों पढ़ा रहे हो सर? क्योंकि यकीन करिए ये बहुत डिटेल्ड और कॉम्प्रहेंसिव मैनर में आपकी तैयारी करवाती है। मतलब आपको हर एक चीज़ की एक अच्छी जानकारी देती है, क्योंकि हम इसके पूरे पाँचों कौन से पार्ट्स भाई? जैसे कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो अभी हम कर रहे हैं, फिर हम आएंगे किस पर? कैलकुलस कर, फिर हम 3D एंड वेक्टर करेंगे, फिर हम अलजेब्रा, और फिर हम फाइनली ट्रिगो। सारे पार्ट्स करेंगे, हर एक पार्ट्स के हम सारे कंसेप्ट्स कर ले रहे हैं, उनके इलस्ट्रेशन और एग्जांपल्स उन कंसेप्ट्स को मजबूत बनाते हैं। एक्सरसाइजेज में हर वैरायटी के क्वेश्चन का आपको एक्सपोजर देते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, जो आपको IIT JEE में सो JEE पूछती है, जैसे कि सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, आपके मैट्रिक्स मैच टाइप हो, चाहे वो लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन हो, जो भी तरीके के आपके JEE एडवांस पूछता है। और इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद चैप्टर को आप बाइंड करते हो JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। और आई होप आप ये जानते हो, सारी तैयारी बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाते हैं, किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। कोई चार्जेस हम नहीं लेते, कोई सब्सक्रिप्शन आपसे खरीदने को नहीं कहते। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, गेट नोट्स। चीज़ें आई थिंक आसान है, कोई और परेशानी हो तो कॉमेंट्स में लिखेगा, वरना गुजारिश इतनी सी है कि इसे और स्टूडेंट्स से शेयर करिए ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले पाएँ। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।